सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या दिया था, एक डायरेक्टिव दिया था कि स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। फिर बहुत एक्टिविस्ट, बहुत से फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, लोग सामने आ गए कि नहीं, डाउरी की डिमांड करी गई है और अप्रोक्सीमेटली 25 लाख की डिमांड है, इट इज डेफिनेटली इलीगल। ये केस हाईलाइट करता है एथिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट confronting a dowry related complaint which is not formal in nature actually। तो लीगल एस्पेक्ट भी है, लोगों की नाराजगी भी है, एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स भी है, सब कुछ है। अब इसका डीमेरिट ये है कि हो सकता है कि ये डायलॉग सक्सेसफुल ना हो, यही अपने आप में डीमेरिट है। और फिर ऐसा महीनों तक और सालों तक अगर हम डॉग्स को रखते हैं तो कितना हैवी इकोनॉमिक बर्डन म्युनिसिपैलिटी और वो जो हमारी रिसोर्सेज है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PW ओनली IAS केस स्टडीज की इस सीरीज में अगले एपिसोड में स्टूडेंट्स आप सभी का वेलकम है। और आज हम फिर दो केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। ये दो केस स्टडीज स्टूडेंट्स रीसेंट करंट जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, जो बहुत डिबेट में है, उन टॉपिक्स के ऊपर ये केस स्टडीज बनाई गई है। जैसे कि रिसेंटली अभी केस सामने आया, हमारे बहुत ही सामने आया और बहुत ही एक दर्दनाक एक केस है, जिसमें जो है डाउरी के केस में एक वुमेन, उसको अभी तो डिस्कशन चलेगा केस में एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये पक्का है कि डाउरी का केस है और इस केस में एक वुमेन की डेथ हुई है, राइट। और दूसरा केस स्टडी स्टूडेंट्स, ये जो केस स्टडी है स्ट्रे डॉग्स के ऊपर। स्ट्रे डॉग्स एक बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या दिया था, एक डायरेक्टिव दिया था कि स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। फिर बहुत एक्टिविस्ट, बहुत से फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, लोग सामने आ गए कि नहीं, एनिमल राइट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को चेंज भी किया है। तो अब देखिए, केस तो अपनी जगह है, जो डिस्कशन है वो अपनी जगह है, सही गलत अपनी जगह है, लेकिन यूपीएससी क्या काम कर सकती है कि ऐसे इश्यूज को, ये सोशल इशू हो गया, ये भी एक कह सकते हैं साइंस, सोसाइटी, एनिमल और ये सब ह्यूमन राइट्स, और इन सब चीजों को मिलाकर के केस स्टडी ऐसे टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स बनाई जा सकती है। मैं एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी डाउरी के रिस्पेक्ट में शुरू करता हूं स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए कि एक केस स्टडी, एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी है कि अनीता शर्मा नाम की एक महिला है, एक फीमेल है, और वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो DSP है। अब ये क्या होता है, इनका ट्रांसफर होता है, पोस्टिंग होती है इनकी सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट एरिया में, उत्तर प्रदेश में। यहां पर जब पोस्टिंग होती है उनकी, तो उन्हें पता चलता है कि एक मैरिज, बेसिकली एक मैरिज होनी है फ्यूचर में। अभी इन कंटेक्स्ट फ्यूचर लिखा गया है, मैरिज होनी है। और ये मैरिज किसके रिस्पेक्ट में है कि एक डॉटर है रिस्पेक्टेड लोकल स्कूल प्रिंसिपल, मिस्टर त्रिपाठी नाम है उनका, और एक जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बिजनेसमैन है, उनके बेटे के साथ शादी हो रही है। अब ऐसे में अनीता डिस्कवर करती हैं कि मिस्टर त्रिपाठी जो है काफी ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि डाउरी की डिमांड करी गई है और अप्रोक्सीमेटली 25 लाख की डिमांड है। 25 लाख डाउरी के ऊपर से कार, ऊपर से ज्वेलरी और भी सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली वी नो कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत इट इज डेफिनेटली इलीगल। अब ये एक्सचेंज बेसिकली कहीं ना कहीं गिफ्ट्स के नाम पर इस चीज को कैमोफ्लेज किया जा रहा है कि भाई डाउरी नहीं है, ये तो गिफ्ट्स है। ऐसे में केस स्टडी में लिखा गया कि मिस्टर त्रिपाठी फियरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ सोशल शेम एंड कैंसिलेशन ऑफ द मैरिज, उनको क्या लग रहा है कि वो कंप्लेंट फॉर्मली कंप्लेंट नहीं करना चाहते। लोकल SHO वो भी रिलक्टेंट है कि भाई वो इसमें एक्ट करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर्मल कंप्लेंट तो है ही नहीं। इसके साथ साथ कल्चरल सेंसिटिविटी भी है, लोग भी हो सकता है जो वहां के लोकल लोग हैं वो भी इस चीज को क्या कर रहे हैं, डाउरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मीनवाइल whispers of the case grow louder and ultimately Anita begins to feel the pressure. This pressure is coming up from her seniors to remain silent, from her conscience to intervene. अब उनकी कॉन्शियंस क्या कह रही है? कॉन्शियंस कह रही है कि इंटरवीन करना चाहिए, जबकि सीनियर्स प्रेशर कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है कि आपको एक्शन नहीं लेना है। इस पूरी केस स्टडी में क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू अनीता। अनीता को ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन अनीता को चूज करना चाहिए और क्यों, वाई जरूर लिखा है। दूसरा क्वेश्चन, कैन अनीता प्रमोट अवेयरनेस एंड डेटरेंस अगेंस्ट सच डाउरी प्रैक्टिसेस इन द रीजन। तो वो कैसे, हाउ शी मस्ट डू इट, इस वाले एस्पेक्ट को भी आपको यहां पर केस स्टडी में मेंशन करना है। तो केस स्टडी का जो इंट्रोडक्शन बनेगा वो किस तरह से बनेगा कि ये केस स्टडी डाउरी जैसी प्रॉब्लम को, सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। पहले तो आप ये बताइए। इसके बाद अनीता एज अ DSP क्या वो फील कर रही है यहां पर, ये एक पॉलिटिकल प्रेशर, और दूसरा अपनी ड्यूटी और कॉन्शियंस, इस तरीके का एथिकल डायलेमा वो फेस कर रही है। और सोसाइटी के सोशल इवल को, जो कि लीगली
क्या कह सकते हैं हम, यहां पर इलीगल है टोटली, उसको भी उनकी ड्यूटी है कि उस तरीके के इलीगल एक्ट को उसे वो रोकें। तो मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन बना दिया स्टूडेंट्स कि ये केस हाईलाइट करता है एथिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट confronting a dowry related complaint which is not formal in nature actually, and influential local families are also involved. So it reflects a deep conflict between social pressure, first point, एक तरफ social pressure है, एक तरफ अपनी लीगल ड्यूटी है, और तीसरी तरफ रोल है पब्लिक ऑफिशियल्स का कि वो जस्टिस को अपहोल्ड करें, वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करें और कन्फ्रंट करें ऐसे हार्मफुल ट्रेडिशंस को जिसे हम डाउरी के नाम से यहां पर देख रहे हैं। कल केस स्टडी, आज डाउरी के इशू पर है। एक केस स्टडी याद करिए, मैंने डिस्कस करी आपके साथ चाइल्ड मैरिज के रिस्पेक्ट में। कल और भी तरीके की सोशल प्रॉब्लम्स यहां पर लिख सकते हैं। तो केस स्टडी हो सकता है प्रॉब्लम चेंज हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो आइडिया है केस स्टडी का बच्चों वो सेम ही रहता है। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the options available? अब आप इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप चाहें तो इसमें स्टेक होल्डर्स लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो स्टेक होल्डर्स अप्रोच में आपको बता चुका हूं। आप चाहें तो इस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनका नाम लेकर के यहां पर मेंशन कर सकते हैं और उनके रिस्पेक्ट में अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। लेकिन जब सीधा डायरेक्टली पूछा गया है कि ऑप्शंस अवेलेबल, तो सीधे लिखिए ऑप्शंस अवेलेबल। अब मुझे बताइए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अनीता के पास। तो पहला ऑप्शन जो अनीता के पास अवेलेबल है, जो पहला ऑप्शन अनीता के पास अवेलेबल है, ऑप्शन वन हो जाता है कि शी शुड वेट फॉर द फॉर्मल कंप्लेंट। शी शुड वेट फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट। अगर वो किसी फॉर्मल कंप्लेंट के लिए वेट करती हैं तो इसमें उनके पास इस ऑप्शन पे जाने के लिए क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, जल्दी बताइए, सोचिए, कमेंट्स में बताइए स्टूडेंट्स कि क्या आपको लगता है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे इसके। जैसे कि अगर वो फॉर्मली कंप्लेंट का वेट करेंगी तो फायदा ये है कि भाई फिर लीगल बेसिस रहता है कहीं ना कहीं कि वो इस केस में आगे जा सकती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको सपोर्ट होगा जिसने कंप्लेंट करी है, फैमिली ने कंप्लेंट करी है तो फैमिली का सपोर्ट रहेगा। लेकिन डीमेरिट ये है कि भाई लोकल्स जो हैं उनका प्रेशर, बिजनेसमैन जो हैं या पॉलिटिकल या बिजनेसमैन, इनका जो प्रेशर है या सीनियर्स का प्रेशर, ये तो रहेगा ही ना। और फॉर्मल कंप्लेंट का अगर वो वेट करती रहेंगी तो इसका डीमेरिट ये है कि हो सकता है कि वो ऐसी कंप्लेंट आए ही नहीं और अल्टीमेटली वो जो प्रैक्टिस है वो चलती ही रहे। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास। अच्छा, फायदा क्या होगा ऐसे में, भाई लीगल कंप्लायंस रहेगा, है ना, फिर जस्टिस मिलेगा वुमेन को, वुमेन राइट्स अपहेल्ड होंगे, फिर अपनी ड्यूटी भी वो फुलफिल करेंगी तो उनकी कॉन्शियस भी उनको सपोर्ट करती है यहां पर। अल्टीमेटली दूसरा पॉइंट यहां पर जैसे वर्ड आप प्रोफेशनल एथिक्स या प्रोफेशनल ड्यूटी या प्रोफेशनल इंटीग्रिटी जैसे वर्ड्स लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, शी मस्ट टेक अ सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस के रिस्पेक्ट में क्या है कि वो खुद ही इस चीज का डिसीजन लें कि अल्टीमेटली वो केस अपनी तरफ से भी इस केस को हाईलाइट करके इसको परस्यू करें। जब वो खुद ही इस केस को लेकर के हाईलाइट करके परस्यू करेंगी तो इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे ये हैं कि भाई लीगल कंप्लायंस तो होगा नो डाउट, ठीक है ना, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि वो अपनी ड्यूटी कर पा रही है, जैसे सिमिलर बात है जो ऊपर भी लिखी है। लेकिन इसमें जो नुकसान है वो ज्यादा है, और वो नुकसान कौन सा है, ये नुकसान कि हो सकता है कि ये अगेंस्ट द वुमेन्स ऑटोनॉमी हो। So she is not respecting the autonomy of the woman. The decision that has to be taken up by the family, bride's family, वो तो नहीं हो रहा है, खुद ही डिसीजन ले रही है। यहां पर वो फायदा था इस चीज में और यहां पर वो डीमेरिट हो जाता है। यहां पर फैमिली खुद ही कंप्लेंट कर रही है तो उसका मेरिट लिखेंगे कि भाई हाँ भाई रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द वुमेन, डिसीजन जो उनका डिसीजन है वुमेन का। लेकिन यहां पर क्या है, ये डीमेरिट बन जाएगा। डीमेरिट ये भी हो सकते हैं कि फाइनली हो सकता है कि ऐसे में वो बैकलैश फेस करें, कम्युनिटी का वो बैकलैश फेस करें अपने सीनियर्स का, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2, सो शी मस्ट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस। ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो एक ऑप्शन नंबर 3 भी बना सकते हैं, दैट शी मस्ट इनफॉर्मली
कम्युनिकेट विद फैमिलीज, कम्युनिकेट विद फैमिलीज। अब वो ये भी कर सकते हैं कि फैमिलीज के साथ इनफॉर्मली कम्युनिकेट करें, लेकिन देखो इसमें जो फायदा है, मेरिट है, वो ये है कि भाई कोई किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होगा, है ना, म्यूचुअल डिसीजन हो सकता है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है? सबसे बड़ा डीमेरिट जो इस वाले केस में है वो यही है कि हो सकता है देयर इज नो डिसीजन, और कोई डिसीजन नहीं होगा, मैरिज होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये जो प्रैक्टिस है डाउरी की, ये डाउरी की जो प्रैक्टिस है ये अभी भी फॉलो होती रहेगी, एंड अल्टीमेटली अगेंस्ट लीगैलिटी ऑल्सो है, मतलब कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट के भी अगेंस्ट ही है। अब डीमेरिट तो ये है ना कि आपको इनफॉर्मली आपने कम्युनिकेट किया तो लीगल बेसिस तो देखा ही नहीं, अपनी ड्यूटी तो करी ही नहीं, और ऐसा करने से हो सकता है एक डीमेरिट ये भी हो कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस आप लिख सकते हो, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है एक ऐसी गिल्ट महसूस हो, अनीता को एक ऐसी गिल्ट महसूस हो कि बाद में उसको लगे कि मैंने गलत किया, मुझे फॉर्मली कंप्लेन करनी चाहिए थी, क्योंकि को जो इलीगल एस्पेक्ट है, जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 है, वो कहीं ना कहीं यहां पर एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे एस्पेक्ट्स लिखने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि भाई हाउ कैन अनीता प्रमोट अवेयरनेस एंड डेटरेंस अगेंस्ट द डाउरी प्रैक्टिसेस। इसका आंसर काफी सिंपल है कि भाई कैसे डेटरेंस क्रिएट होगा, तो व्हाट शी मस्ट डू। तो आप इसमें लिख लीजिए हाउ शुड अनीता create deterrence against dowry practice, है ना, हेडिंग बना करके अपना। अब इसमें पहला पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट जो चीज अनीता कर सकती हैं वो है अवेयरनेस कैंपेन। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि भाई अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को उनके राइट्स के बारे में, लोगों को लॉ के बारे में, दे मस्ट बी एजुकेटेड। शी कैन ऑल्सो से दैट एक तरीके से हमें जीरो टॉलरेंस, आप कह सकते हो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स सच इल प्रैक्टिसेस, टुवर्ड्स सच ईवल प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी फॉलो करना चाहिए। अनीता को ये जरूर करना चाहिए, और वो इस तरीके के यहां पर परसुएशन जो टॉपिक आपका है यूनिट नंबर 2 का, वो पोस्टर्स के थ्रू इस चीज को लेकर के लोगों को परसुएड कर सकती हैं, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, और लॉ के बारे में बताएं कि ये इलीगल है। तीसरा, इसमें वो सोशल मीडिया का रोल भी ले सकती हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, इसमें प्रिंट मीडिया हो सकता है, इसमें वो चाहें तो लोकल जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स एंड कल्चरल लीडर्स जो हैं, रिलीजियस लीडर्स जो हैं, उनके रोल को भी वो अल्टीमेटली चाहें तो क्या कर सकती हैं, रिलीजियस लीडर्स से भी लोगों को अवेयरनेस करा सकती हैं। फिर पांचवा पॉइंट आप देखो, एनजीओज की हेल्प ले सकती हैं, सीकिंग हेल्प फ्रॉम एनजीओज। एनजीओज के साथ साथ वो सिविल सोसाइटी, सिविल एक्टिविस्ट, उनका भी यहां पर रोल आता है। तो काफी तरीके हैं उनके पास जिससे वो इस तरीके का डेटरेंस क्रिएट कर सकती हैं। स्टूडेंट्स कोशिश करिए कम से कम 5-6 पॉइंट्स तो आपके इसमें आने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो सेकंड पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर सकते हैं कि सर इसमें विच ऑप्शन शी शुड चूज एंड व्हाई। तो इसमें ऑप्शन जो यहां पर चूज करना चाहिए, अगर इस एस्पेक्ट में जाएं तो उसको ऑप्शन चूज करना चाहिए। देखिए ये आपके ऊपर है, आप जो भी ऑप्शन चूज करें ये आपकी मर्जी है, वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट करें चाहे वो फॉर्मल कंप्लेंट का वेट करें, आपको जो भी ऑप्शन लगता है आप चूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नंबर मिलेंगे इस बात पर कि आपने रीजनिंग कितनी स्ट्रांग दी है। तो मैं यहां पर जैसे ऑप्शन 2 को चूज करूंगा, मैं ऑप्शन 2 को चूज करूंगा कि भाई सुओ मोटो, उनको एक्शन ले लेना चाहिए, कॉग्निजेंस, सुओ मोटो कॉग्निजेंस होनी चाहिए।
अब इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसके रीजंस नहीं दिए तो डेफिनेटली आपका आंसर यहां पर इनकम्प्लीट है। जैसे कि एज पर लॉ, तो लॉ फुलफिल होता है। लीगल एस्पेक्ट, इलीगल एस्पेक्ट, ये चीज ड्यूटी है, तो आप इसको ड्यूटी से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना। ये आप वुमेन के राइट्स के रिस्पेक्ट्स में भी रिलेट कर सकते हैं, और चाहे तो इसका रीजन आप चाहें तो सोसाइटी के ईवल को दूर करने के भी, डाउरी जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी ये एक्शन लेना जरूरी है, ताकि फ्यूचर में इस तरीके का डिटरेंस क्रिएट हो। और स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट्स लिखते हुए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसमें फिलोसॉफिकल बेसिस जरूर दीजिए। फिलोसॉफिकल बेसिस आप अपने आर्ग्यूमेंट के साथ क्या दे सकते हैं, जैसे कि एक पॉइंट आप लिख सकते हैं फिलोसॉफिकल बेसिस में कि वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स हमें क्या सिखाते हैं? वर्च्यू एथिक्स ये सिखाते हैं कि हमें अपना कैरेक्टर हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स पर एस्टैब्लिश करना चाहिए, जिसमें आपका मॉरल करेज, ऐसा एक्शन लेने के लिए मॉरल करेज होना चाहिए। और एरिस्टोटल का यह मानना है कि हमें ऐसे एक्शंस करने चाहिए जो हमारे वर्च्यूज, हमारी हाईएस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड हो। सो करेज, मॉरल करेज कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल्स हियर। दूसरा, आप एथिक्स ऑफ केयर यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। एथिक्स ऑफ केयर, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट इसका है, मैं आपको लिख देता हूं नाम, कैरल गिलिगन। तो फिलोसोफर कौन है? कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन ने अपनी थ्योरी दी एथिक्स ऑफ केयर। इसका मतलब जो डिसीजंस किस बेसिस पे होने चाहिए? डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड केयर। और यहां पर अनीता खुद एक वुमेन होते हुए उसको ये बहुत जरूरी है, उनके लिए काफी जरूरी है कि वो इस वैल्यूज का, इस तरीके की एम्पैथी, केयर, कंपैशन जैसी वैल्यूज को फोकस कर करके अपना डिसीजन ले। वो खुद एक वुमेन है, तो वुमेन राइट्स के लिए भी वो अपना एक्शन ले। तो मैंने जस्टिफाई किया ऑप्शन 2 को कि ऑप्शन 2 सही है मेरे हिसाब से। आप अपना आंसर लिखिए, लेकिन अपना आंसर लिखते हुए इंश्योर करिए कि जो रीजनिंग आप दे रहे हो वो आपकी, जिसपे मार्क्स मिलने वाले हैं, वो सही होनी चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन आपका यहां पर खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये आपका है टॉपिक स्ट्रे डॉग्स के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स, स्ट्रे डॉग्स, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया, बाद में ऑर्डर चेंज भी हुआ, लेकिन अगर मैं इस पे केस स्टडी बनाऊं तो मान लेते हैं प्रणव वर्मा नाम के एक पर्सन है, वो न्यूली अपॉइंटेड होते हैं एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर इन दिल्ली एनसीआर। तो ये पूरा केस दिल्ली एनसीआर का था, तो हमने वहीं से उसको रिलेट किया है। सडनली एक क्रिटिकल चैलेंज जो फेस कर रहे हैं वो अल्टीमेटली, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया, एक सुओमोटो एक अपना एक ऑर्डर दे दिया कि भाई डायरेक्टिंग अथॉरिटीज अक्रॉस द दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद टू रिमूव ऑल द स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, अल्टीमेटली रीलोकेट करना उनको शेल्टर्स में। द बेंच एम्फेसाइज की पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन, वल्नरेबल, रेबीज फैल रहा है, और क्रिटिसाइज किया गया इन एक्शन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज। अब ये पूरा का पूरा केस उसी बेसिस पर है जो अभी रिसेंटली न्यूज भी थी। केस स्टडी यहां से शुरू होती है। अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डेडिकेटेड फोर्स, पहले फोर्स बनाएं, रीलोकेट करें इन सारे डॉग्स को, वार्न करें अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन जो इन्फ्लुएंसर्स कर सकते हैं, और इंश्योर करें कि कोई भी डॉग वेदर स्टेरलाइज्ड है या स्टेरलाइज नहीं है उसको स्ट्रीट पर नहीं लेकर आना है, उसको रीलोकेट करना है। ये वाला पूरा इशू जो इनिशियली इशू था, और अल्टीमेटली वाइल पब्लिक सेफ्टी इज अ कंसर्न और काफी अर्जेंट है, एक्टिविस्ट एक्सपर्ट जो है वो वार्न कर रहे हैं कि इस तरीके का स्टेप काफी खतरनाक हो सकता है। ये लॉजिस्टिकली अनफिजिबल है, सबसे पहले तो ये एनिमल के राइट्स को, एनिमल वेलफेयर को थ्रेटन करता है, और ये कंफ्लिक्ट में भी आता है अकॉर्डिंग टू एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ऑफ 2023। 3 पॉइंट, तो लीगल एस्पेक्ट भी है, लोगों की नाराजगी भी है, एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स भी है, सब कुछ है। विच प्रमोट्स ह्यूमेन स्टेरलाइजेशन एंड रिटर्निंग कम्युनिटी डॉग्स टू देयर टेरिटरी, कि कम से कम आप क्या करें कि भाई स्टेरलाइज कर रहे हैं तो वापस से उन्हें स्ट्रीट्स पर लेकर के आना चाहिए, ऐसे उनको रिलोकेट करके शेल्टर में नहीं रखना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन क्या बने, व्हाट आर द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिस्टर प्रणव एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर इन इंप्लीमेंटिंग द जजमेंट। दूसरा ऑप्शंस क्या है उनके पास, कौन सा ऑप्शन उनको चूज करना चाहिए, और तीसरा है कि प्रणव एड्रेस द कंफ्लिक्ट, वो इस पर्टिकुलर जो कंफ्लिक्ट है जुडिशियल डायरेक्टिव्स का और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज का, इसके बीच में
एक तरीके से इस कंफ्लिक्ट को वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उससे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन हो सकता है वो क्या रहेगा कि प्रणव वर्मा म्युनिसिपल कमिश्नर जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टिव लिख दो आप एक एस्पेक्ट में कि रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स है फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस, राइजिंग पब्लिक सेफ्टी कंसर्न। सो एथिकल डायलेमा वो क्या फेस कर रहे हैं कि भाई आपको बैलेंस करना है, प्रणव को एज अ कमिश्नर बैलेंस करना है कि एक तरफ तो सिटीजन की सेफ्टी है, दूसरी तरफ लीगल कंप्लायंस है, तीसरी तरफ एनिमल राइट्स है। इन सब चीजों को बैलेंस करना अपने आप में एक डायलेमा बन चुका है अब मिस्टर प्रणव के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सिमिलर पॉइंट्स आएंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मिस्टर प्रणव फेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो सिटीजन्स की सेफ्टी, सिटीजन सेफ रहें क्योंकि रेबीज जैसी प्रॉब्लम फैल रही है, स्प्रेड ऑफ रेबीज। दूसरा एनिमल वेलफेयर, एनिमल राइट्स का भी ध्यान रखा जाए। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होना चाहिए हमेशा एनिमल्स के रिस्पेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को। ये वाली खास बात एक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखने की जरूरत है, नहीं तो पब्लिक का बैकलैश हो सकता है। तीसरा, यहां पर लीगल कंप्लायंस भी होना चाहिए। लीगल कंप्लायंस मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, इस चीज पर भी हमें फोकस करना है। और एक तरफ जो आपका एनिमल वेलफेयर है उसके रिस्पेक्ट में आप पॉइंट एनिमल राइट्स का ही बना सकते हो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पब्लिक है, वो सिटीजन्स जो है, जो आप कह सकते हो एक्टिविस्ट हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी आपको क्या करना है, आपको मिनिमाइज करनी है कन्फ्लिक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस को भी हमें यहां पर एड्रेस करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, अल्टीमेटली शेल्टर्स क्रिएट करने हैं, जो मोटिवेट करना है अपने स्टाफ को, वो एस्पेक्ट, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनिमल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल कंप्लायंस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद मिस्टर प्रणव। तो आप ही मुझे बताओ क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अवेलेबल। स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है क्या ऑप्शंस हैं। जैसे मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन जो मिस्टर प्रणव के पास है कि भाई वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। आप ही बताओ ऐसे में क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को फॉलो करते हैं तो लीगली तो सही रहेगा, भाई लीगल कंप्लायंस तो हो ही गया। साथ ही साथ इसका मेरिट यह होगा कि रेबीज नहीं फैलेगा, सही बात है। लेकिन इसका नुकसान क्या है इस तरीके के ऑप्शन में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी नहीं है उसका चैलेंज, डीमेरिट। फिर एक्टिविस्ट का जो एक कहीं ना कहीं जो एक प्रोटेस्ट हो सकता है वो भी प्रॉब्लम। अच्छा, जो एबीसी रूल्स हैं 2023 वाले, उनको भी कहीं ना कहीं आप उनके अगेंस्ट हो, तो ये भी एक लीगल एस्पेक्ट लिखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है मिस्टर प्रणव के पास कि भाई वो एक काम करें, वो एक तरीके का डायलॉग शुरू करें, है ना। तो ये डायलॉग किसके बीच में होगा, कोर्ट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन डायलॉग, और मॉडिफाई करा जाए ऑर्डर को, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। लेकिन अब इसका डीमेरिट ये है कि हो सकता है कि ये डायलॉग सक्सेसफुल ना हो, यही अपने आप में डीमेरिट है। भाई इसमें डिलेज आएंगे, तो डिलेज आएंगे तो स्प्रेड हो जाएगी डिजीज, डिजीज भी तो स्प्रेड हो रही है पैरेलली, तो वो भी डीमेरिट है इसका। फायदा क्या है कि भाई इसमें एनिमल राइट्स को कंसिडर करा जाए। फायदा क्या है कि इसमें जो लोग हैं वो हो सकता है इस तरीके के डायलॉग को लेकर के अपने आप को सपोर्ट शो करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पब्लिक सपोर्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। ये दो फायदे और दो नुकसान। तीसरा है भाई वो एक हाइब्रिड अप्रोच लेकर के आए, और हाइब्रिड अप्रोच में क्या हो सकता है कि एक तरफ तो वो क्या काम करें, एक तरफ तो वो जो रिस्क जोन्स हैं वहां पर एक्टिवनेस दिखाएं, और साथ ही साथ जो लीगल डायलॉग है
सुप्रीम कोर्ट के साथ उसको भी कंटिन्यू करें। तो मैंने बेसिकली इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन ए का कॉम्बिनेशन चूज किया है। एंड डेफिनेटली मैं एग्जामिनर को भी यही बताना चाहूंगा कि ऑप्शन जो मैंने चॉइस है मेरा ऑप्शन की, वो ऑप्शन की चॉइस कौन सी है, ऑप्शन सी जो है मैंने यहां पर चूज किया है। क्योंकि हाई रिस्क जोन्स जो है, इसका फायदा क्या है, हाई रिस्क जोन्स जो है यहां पर स्प्रेड ऑफ द डिजीज को रोकना है। हाई रिस्क जोन पर लोग ज्यादा परेशान हैं, ऐसे हाईलाइट करके एरियाज जहां पर केसेस या इंसिडेंसेस ज्यादा मिले हैं, वहां पर डॉग मेनेस को, जो स्ट्रे डॉग्स का मेनेस है, उसको कंट्रोल करना है। लेकिन इसका फायदा दूसरा ये भी है कि लोग ये भी समझ पाएंगे कि सेंसिटिविटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेंसिटिव है टुवर्ड्स द एनिमल वेलफेयर, टुवर्ड्स द एनिमल राइट्स। तो इस चीज का एस्पेक्ट भी यहां पर कंसिडर्ड है। लीगल डायलॉग सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ये डिमेरिट हो सकता है, नो डाउट। लेकिन इस अप्रोच के साथ हम ऑर्डर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हुआ भी है। अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर चेंज भी किया है, वो रिजिड नहीं था इस केस में। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस अपने बताए हैं। तो एज एन अपने आप को मान के चलो कि आप खुद उस पोजीशन में हो, मैं प्रणव की जगह आपको खुद रखता हूं, तो आप क्या करोगे, पूरी कोशिश करोगे ना, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, काफी लिमिटेड है। मतलब इतना रिसोर्सेज का, तो ये भी एक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि अगर इस तरीके से शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे डॉग्स के लिए, तो हर डॉग के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का खर्चा रोज होगा। अगर 100 रुपीज एक डॉग के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो हो सकता है जितना पॉपुलेशन है डॉग्स की और जितना उनको स्टेरलाइज करने में और फिर उनका ध्यान रखने में पैसा खर्चा होगा, ऐसा फिगर थी। अब क्या सही क्या गलत, एस्टिमेशन ही है, लेकिन ऐसा बोला गया कि कम से कम करोड़ों में खर्चा जाएगा एक दिन का। और फिर ऐसा महीनों तक और सालों तक अगर हम डॉग्स को रखते हैं, तो कितना हैवी इकोनॉमिक बर्डन म्युनिसिपैलिटी और वो जो हमारी रिसोर्सेज है, जिसका क्रंच है, वो फेस कर सकती है। डन। तो अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, मैनेजिंग द कन्फ्लिक्ट। ये जो जुडिशरी के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको मैनेज कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इसमें 4-5 पॉइंट है कि भाई एक तो कम्युनिकेशन कंस्ट्रेंट्स रिस्पेक्टफुली, कि भाई आप कम्युनिकेशन करें मॉडिफिकेशन के लिए, कि भाई कोर्ट इस तरीके के लीगल एस्पेक्ट को जरूर समझे, कंसिडर करे। दूसरा, फेज्ड एक्शन इन हाई रिस्क एरियाज, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया। बिल्ड कंसेंसस जरूरी है जुडिशरी के बीच में, और सिविक बॉडीज हैं, एनजीओज हैं, इन सब के बीच में आपस में क्या है, कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच हो। बैलेंस करा जाए ड्यूटी विद एथिक्स, अपहोल्ड करा जाए आर्टिकल 21, जो सिटीजन्स और एनिमल्स के रिस्पेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। और प्लान किया जाए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ऐसे शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे इस तरीके की प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो, उसके लिए हम स्टेरिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स, इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। एज पर द रूल्स, एबीसी जो आपका रूल्स है, उनको फॉलो कर सकते हैं कि स्टेरिलाइज करके उनको वापस से स्ट्रीट्स पर डॉग्स को छोड़ा जाए। तो स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि भाई द ग्रेटनेस ऑफ द नेशन वो किस बेसिस पे जज करी जाती है, इट इज बेसिकली जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द एनिमल्स आर ट्रीटेड। और ये बात हमारे गांधी जी ने कही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन है, जैसे आर्टिकल 51A जी, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी बोल रहे हैं, कि पब्लिक जो सेफ्टी है, अडॉप्टिंग द बैलेंस बिटवीन ह्यूमन अप्रोच। तो ये अब पर्टिकुलरली बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एनिमल वेलफेयर के रिस्पेक्ट में, आप चाहो तो इसे कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 2 पर्टिकुलर केस स्टडीज डिस्कस करी। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, और इस तरीके के केस स्टडीज के लिए तैयार रहिए। यूपीएससी ने अभी भी पीछे पेपर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि उत्तराखंड का जो क्लाउड बर्स्ट का इशू है, जो क्लाउड बर्स्ट नाम से डिजास्टर के रिस्पेक्ट में यूपीएससी ने पूछा है, हमने ऑलरेडी एक केस स्टडी डिजास्टर पे अभी पीछे करी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो यही इस तरीके की केस स्टडीज यूपीएससी बनाता है। आपको एक बार अगर एक पैटर्न की केस स्टडी, एक थीम की केस स्टडी समझ में आ जाए, तो बाकी तरीके की केस स्टडीज पर भी आप आराम से अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड विशेस। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे नई केस स्टडीज के साथ। सी यू नेक्स्ट वीक।